पानी से भरे जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई थी, अभय उसी गड्ढे वाले प्लॉट का मालिक बताया जाता है। 3 साल पहले अथॉरिटी को चिट्ठी लिख दी थी, गड्ढे की जानकारी दे दी थी। ऐसे में अगर अथॉरिटी ने एक्शन लिया होता तो शायद आज युवराज हमारे बीच होता। फायर ब्रिगेड वाले हाथ देने में, पाम देने में वो इतना डर रहे थे पानी पे। वो जो उनके पास जो छोटी नाव थी 3x6 की, उस पर लेटकर, लंबे लेटकर हाथों से उसके पास जाना चाहते थे। बात करते हैं नोएडा की। दिल्ली एनसीआर की हाईटेक सिटी है नोएडा, जहां कुछ सरकारी बाबुओं की लापरवाही के कारण युवराज को मिली मौत के 115 घंटे बाद भी सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। घटना के 5वें दिन आज अदालत ने नोएडा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जमकर लताड़ा है। नोएडा सीजीएम कोर्ट ने नोएडा पुलिस को निर्देश दिया कि जांच में यह क्लियर होना चाहिए कि लापरवाही किसकी है। नाली अगर टूटी तो उसका जिम्मेदार कौन है। इतने ही नहीं, बैरिकेड अगर नहीं लगाए गए तो उसका जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कुछ सालों से शिकायत की जा रही है तो समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहां साफ कर दे कि यह शिकायत किसने की थी। जिस एमजे विस्टाउन के बिल्डर अभय कुमार को कल नोएडा पुलिस को ने गिरफ्तार किया था, उसे आज अदालत में पेश किया गया था। पानी से भरे जिस गड्ढे में डूबकर युवराज की मौत हुई थी, अभय उसी गड्ढे वाले प्लॉट का मालिक बताया जाता है। अभय की ओर से दावा किया गया कि गड्ढे को लेकर विस्टाउन यानी उसकी कंपनी ने नोएडा के सीईओ को एक चिट्ठी 2022 में ही लिख दी थी। इसमें बताया गया था कि पानी के भारी दबाव की वजह से सड़क धंस गई है, बेसमेंट में पानी भर गया है, किसी तरह के हादसे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठा लीजिए। ये चिट्ठी लिखी गई थी बिल्डर की तरफ से अधिकारी को, नोएडा के सीईओ को। 2022 से 23 और फिर 24 भी बीत गया, 25 आया, 25 चला गया, लेकिन अथॉरिटी की नींद नहीं टूटी और हादसे वाली जगह पर दुर्घटनाएं होती नहीं। एमजे विस्टाउन का बिल्डर जो आज सलाखों के पीछे है, उसने तो अपना काम उस वक्त कर दिया था। 3 साल पहले अथॉरिटी को चिट्ठी लिख दी थी, गड्ढे की जानकारी दे दी थी। ऐसे में अगर अथॉरिटी ने एक्शन लिया होता तो शायद आज युवराज हमारे बीच होता। युवराज की मौत के 5 दिन बीतने को हैं। दावा है कि कल एसआईटी की टीम के साथ गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम पहली बार घटनास्थल पर पहुंची। नवभारत के रिपोर्टर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन डीएम साहिबा के मुंह पर जैसे ताला लगा था। के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा सवाल है। कोई जवाब मीडिया को नहीं देना चाहती, वो आप देख सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मी के बारे में बताइए, जो सबसे बड़ा कुछ भी बोलने से बच रही थी। हमारी सहयोगी ने डीएम से सीधा सवाल इसलिए पूछा क्योंकि डीएम के पास ही जिले की आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू की कमान रहती है। राजस्व, भूमि विकास काम और विभागों के बीच के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी जिले की डीएम की होती है, यानी मेधा रूपम की ही है नोएडा के मामले में। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युवराज 90 मिनट तक मदद चिल्लाता रहा, चीखता रहा। जिसको आपदा प्रबंधन करना था, यानी जो जिम्मेदारी मेधा रूपम और उनकी टीम की थी, वो टीम बीच बचाव करने की बजाय, युवराज को निकालने की बजाय, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर तमाशबीन बनी रही। पानी तो इतना ठंडा था, टेम्परेचर -था उस दिन जी, इतना ठंडा था कि हाथ देकर भी वो डर रहे थे। फायर ब्रिगेड वाले हाथ देने में, पाम देने में वो इतना डर रहे थे पानी पे। वो जो उनके पास जो छोटी नाव थी 3x6 की, उस पर लेटकर, लंबे लेटकर हाथों से उसके पास जाना चाहते थे। लेकिन उसकी चौड़ाई 3 फुट थी, हाथ चप्पू की तरह नहीं चल पा रहे थे, तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो। नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी महिला हैं, उनका नाम लक्ष्मी सिंह है। का दावा यह किया कि कमिश्नर मैडम जो है वो कल पहली बार ही घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पूरे मामले पर उनकी भी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। लक्ष्मी सिंह के बारे में आपको बता दूं, वो नोएडा पुलिस के जो अब कमिश्नरेट बन गया है, वो लॉ एंड ऑर्डर, फायर सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ मजिस्ट्रियल पावर भी नोएडा के पुलिस कमिश्नर के पास है, क्योंकि ये कमिश्नरेट है। इसीलिए बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि वहां पे अगर सड़क टूट गई थी, बैरिकेडिंग नहीं थी, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी। नोएडा पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची थी। आप याद रखिए, नोएडा पुलिस वहां पर सबसे पहले पहुंची। अब यह सवाल उठता है कि जो लोग वहां पहुंचे, उन लोगों ने, जो पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने नोएडा युवराज को बचाने के लिए क्या एक्शन लिया, और अगर वो नहीं एक्शन लिया, तमाशबीन बने रहे, तो उन लोगों पर जो उस रात को पहुंचे थे, उन पर क्या कार्रवाई की लक्ष्मी सिंह ने, और अगर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, यह भी सवाल उठता है। और इसीलिए लक्ष्मी सिंह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस असंवेदनशील पुलिस वालों के खिलाफ
उनका क्या एक्शन होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस पहुंच गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका भाषण चल रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ देर सुन लेते हैं। The United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. आपने सुना, फिर ग्रीनलैंड और फिर डेनमार्क की बात कर रहे थे। दिन रात आजकल डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देख रहे हैं। इस समय दावोस में भाषण दे रहे हैं। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने यूरोप को धमका दिया है। ट्रंप ने क्या बड़ी बातें कही हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यूरोप को प्यार करता हूं, लेकिन यूरोप सही दिशा में आगे नहीं चल रहा है, धमकी दे रहे हैं। अमेरिका तेजी से विकास कर रहा है। अमेरिकन मेरे काम से बहुत खुश हैं, अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमेरिका खुश तो दुनिया खुश। अमेरिका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी, अपने आप को सर्टिफाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त WEF में डावोस में भाषण दे रहे हैं। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर इस वक्त दुनिया की निगाहें लगी हैं। डावोस का तापमान इस वक्त -9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी से यहाँ का कूटनीतिक तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है। वैसे तो ये मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। दुनिया भर के नेता यहाँ साथ बैठकर जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर संवाद करते हैं। इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम भी है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, यानी एक संवाद की भावना। थीम की भावना में भले ही संवाद झलक रहा हो, लेकिन आज डावोस संवाद नहीं, ग्रीनलैंड पर विवाद को लेकर चर्चा में है, ट्रंप के रवैये को लेकर चर्चा में है। कुल मिलाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच अमेरिका और यूरोप के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड पर सिर्फ यूरोप ही अमेरिका को नहीं घेर रहा, बल्कि आधे से ज्यादा अमेरिकन भी इसके खिलाफ है। अमेरिका के 3 गवर्नर्स ने ट्रंप के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन फिर भी ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वो बयान जिस तरीके से दुनिया में अशांति फैल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए यूरोप या किसी भी महाशक्ति से टकराने के मूड में है और पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन ये अचानक नहीं है। करीब 200 सालों से अमेरिका ग्रीनलैंड को हड़पने की फिराक में है। नॉर्वे और डेनमार्क के बीच 434 साल पुरानी राजनीतिक संधि टूटने के बाद से ही अमेरिका की नजर इस पर गड़ी हुई है। 1814 की कील संधि में डेनमार्क के हाथों से नॉर्वे निकल गया था, लेकिन ग्रीनलैंड उसके पास रह गया। सोवियत संघ टूटने के बाद अमेरिका महाशक्ति के तौर पर उभरा और ग्रीनलैंड पर थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रूस और चीन की बढ़ती शक्ति के बाद एक बार फिर ट्रंप को ग्रीनलैंड का दौरा पड़ने लगा। एक तरफ चीन और रूस की जुगलबंदी से अमेरिका दहशत में है, तो दूसरी तरफ यूरोप भी ग्रीनलैंड की राह में अमेरिका का अब रोड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड को पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जिद अब 2 महाशक्तियों के बीच जंग का रूप लेने लगी है। अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ग्रीनलैंड में विरोधी की दीवार गिराने के लिए हमेशा की तरह ट्रंप ने पहले टैरिफ का हथियार चलाया। फ्रांस समेत यूरोपीय यूनियन के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसे बढ़ाकर 25% तक करने की धमकी भी दे डाली है। लेकिन फिर भी यूरोप अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का जवाब विश्व आर्थिक मंच से जमकर मिला है। सवाल है कि क्या 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा कर पाएंगे? क्या ग्रीनलैंड वेनेजुएला पार्ट 2 होने वाला है, या फिर यूरोप ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेर देगा? ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड पूरा होगा या नहीं, यह कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। सवाल यह भी है कि अगर टेंशन बढ़ी तो क्या ग्रीनलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है? लेकिन इन सब के बीच पुतिन की चुप्पी भी कई सवाल पैदा कर रही है। क्या यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप में कोई डील हो चुकी है? क्या पुतिन एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं? रूस को यूक्रेन भी मिल जाए और नेटो भी टूट जाए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच इस जुबानी जंग में सबसे बड़ा खतरा नेटो के एग्जिस्टेंस पर मंडरा रहा है। और इसी को लेकर डावोस रवाना होने से पहले पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से सवाल पूछ लिया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, आइए सुनिए। To take control of Greenland is the ultimate breakup of the NATO alliance. Is that a price you're willing to pay? You mean the breakup of it's very the interesting NATO question. alliance. So I think something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done more for NATO than I have, as I said before, in every way.